जय हिंद दोस्तों ये जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ये मैं डेली आपको सुबह 6 बजे एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिससे आपको आइडिया यह भी लगता जाए कि जो आपका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ इसमें आपका जो बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, जीके हो गया, मैथ हो गया, टोटल मैंने वैसे ही क्वेश्चन ले रखे जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी यहाँ पे हमने लिया क्या, जैसे आपको बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन हो गए, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स हो गया 5 क्वेश्चन हो गया, जीके के आपके 10 क्वेश्चन हो गए और मैथ के आपके हो गए यानी 5 क्वेश्चन हो गए। मैं टोटल ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको कराता रहूंगा डेली सुबह आपको। तो आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना और आप यहाँ ये भी चेक करना है कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, ताकि आप यह जान सके आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि मैं डेली जो प्रैक्टिस सेट आपको कराऊं कि ना कराऊं, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन आपको वही कराऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके। तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलना। यकीन मान चलना, मैं जो डेली प्रैक्टिस सेट कराऊंगा वहां से हर प्रैक्टिस सेट से आपका 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस मैं जितने क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना और यहाँ पे वो पॉइंट जरूर नोट करना जो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन बनेगा इन्हीं पॉइंटों से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आप ये सारे पॉइंट भी आप लिखते चलिएगा और आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों यहाँ पे जो हम ये 50 क्वेश्चन करने वाले ये सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। और यहाँ पे हम क्या करें, जैसा आपका पेपर आता है जिसमें यानी कि आपका जो बायोलॉजी हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, जीके हो गया, ये मैथ हो गया, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम वैसे ही क्वेश्चन लाए जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे करेंगे 15 क्वेश्चन बायोलॉजी करेंगे, 15 क्वेश्चन हम यहाँ पे केमिस्ट्री करेंगे, 5 क्वेश्चन फिजिक्स करने वाले हैं और जीके के 10 क्वेश्चन करेंगे और मैथ के हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन करेंगे। टोटल जैसा आपका पेपर आता है हम वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों इनका जो आंसर होगा खुद पहले देने का ट्राई करिएगा कि इसका आपका आंसर क्या होता है। अगर आप यहाँ पे ये मान चल रहे हैं 36 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत यहाँ पे सही चल रही है। तो मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा मैं उसके कुछ पॉइंट भी लिखाऊंगा, वो पॉइंट भी आप बिल्कुल नोट करते चलना। आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं वही क्वेश्चन करा हूँ जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलना। और दोस्तों जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम क्या करें, जो डेली क्या करें, डेली मॉर्निंग में 6 बजे आपका एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे टोटल क्वेश्चन का, ताकि आपको आइडिया यह भी लगता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और आप जो प्रैक्टिस सेट हो ताकि आपका जो पूरा रिवीजन हो जाए, यानी आपका बायोलॉजी भी रिवीजन हो जाए, केमिस्ट्री भी हो जाए, फिजिक्स भी हो जाए, जीके भी हो जाए, मैथ भी हो जाए और सभी का आपको यहाँ पे रिवीजन भी होता चलेगा कि और ये भी आइडिया लग जाए कि जो पेपर होते हैं उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेली 6 बजे मैं एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली कराऊंगा, ये वीडियो जरूर देखते चलना। और यहाँ पे वही क्वेश्चन कराऊंगा जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकें। और जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया कि विटामिन सी है, यानी विटामिन सी क्या है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। पहला क्या दिया जा रहा है, निकोटिनिक एसिड, दूसरा एस्कॉर्बिक एसिड, तीसरा है कैल्सीफेरॉल और चौथा है टोकोफिरोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल नोट कर लेना। ये तो सभी को क्वेश्चन पता ही होगा, ये क्वेश्चन मैं कई बार आपके करा भी चुका हूँ। तो विटामिन सी क्या होता है, जो विटामिन सी होता है यह आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक जो एसिड होता है इसे क्या बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट कर लेना। जो एक दिया गया है टोकोफिरोल, ये टोकोफिरोल किस विटामिन को कहते हैं, तो टोकोफिरोल किस विटामिन को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। जो विटामिन ई होता है, विटामिन ई को क्या बोलता है, उसे बोला जाता है टोकोफिरोल, यहाँ पे बोला जाता है। और एक ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को बोलते हैं, तो जो हमारा विटामिन डी होता है, विटामिन डी को क्या बोला जाता है, कैल्सीफेरॉल यहाँ पे बोला जाता है। और एक ऑप्शन दिया गया निकोटिनिक एसिड, ये किसको बोलते हैं, जो विटामिन बी3 होता है, विटामिन बी3 को क्या बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड, इसे विटामिन एसिड को बोला जाता है। जो निकोटिनिक एसिड दिया जा रहा है इसे विटामिन बी3 को बोला जाता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट नोट करते चलो, आपको जब भी पेपर लगेगा ना यहाँ से जो पॉइंट मैं करा रहा हूँ यहाँ से बिल्कुल आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और लास्ट तो कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताना कि आपका क्वेश्चन कैसे, कितने आप सही हो रहे हैं, कितने गलत, ताकि मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन करा सकूँ कि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। और डेली 6 बजे जो प्रैक्टिस सेटअप कराऊंगा ना, ये डेली क्लास लेना ना भूलिएगा। यहाँ पे हम टोटल करेंगे, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, जीके हो गया, मैथ, और टोटल यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं।
और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत कौन सा है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, गाजर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाजर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करना, कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शहद जो होता है, शहद में क्या पाया जाता है। जो यहाँ पे शहद दिया जा रहा है, शहद में क्या होता है, शहद में होता है फ्रक्टोज होता है। क्या होता है, एक पॉइंट और नोट कर लेना, क्या होता है, शहद में क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रक्टोज शहद में आपका पाया जाता है। और ये फ्रक्टोज होता है क्या, यह जो होता है आपका, यह प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है। यह क्या होता है, प्राकृतिक रूप से सबसे क्या होता है, मीठा होता है। कैसा होता है, प्राकृतिक रूप का सबसे आपका ये मीठा होता है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो यहाँ पे खट्टे फल दिए जा रहे हैं, तो खट्टे फल में किस, जो खट्टे फल होते हैं इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है, जो विटामिन सी होती है। विटामिन सी कहाँ पाई जाती है, खट्टे फलों में आपकी पाई जाती है। दोस्तों ये सारे पॉइंट नोट करते चलना। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ, इसका जो पीडीएफ होगा, यानी मैं टोटल आपका जैसे आपका प्रैक्टिस सेट होता है उसमें ओमार शीट भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप इसे जो टेलीग्राम लिंक दिया जा रहा है आर्मी एग्जाम क्रैक, इसमें जाके आप अभी डाउनलोड कर लेना, आधे घंटे बाद आपको ये डाउनलोड वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। और वहाँ पे आप यह भी इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो भी वहाँ पे आप दे पाएंगे। और दोस्तों जो इसका प्रैक्टिस सेट मैं एप्लीकेशन में भी अपलोड आपको कर दूंगा, आप एनए वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ भी इसका जो प्रैक्टिस सेट मैं उसमें डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ये नोट्स ना लियो, नोट्स बिल्कुल ले लें, ये कंप्लीट नोट्स, यानी आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, मैथ, यहाँ कंप्लीट सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको वो सारे क्वेश्चन तो मिलेंगे जो आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जो वैसे क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको मिलेंगे जो आपके इसके रिलेटेड आते हैं, यानी कि जैसे जो टी, क्योंकि जो कंफर्म हो गया जो आपका एग्जाम करा रही, कौन करा रही है, टीसीएस करा रही है। तो यहाँ पे मैंने वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रखा जो टीसीएस पैटर्न के। अगर आपने नोट्स ना लियो, नोट जरूर लेना, आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर जो भाई कंप्लीट नोट्स तैयार कर लेंगे, ये मान यकीन मान चलना कि 45+ क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, बस आप कंप्लीट नोट्स तैयार कर लीजिएगा। जो ये स्क्रीन नंबर शो कर रहा है, इससे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपके कंप्लीट नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका जो पाचन होता है ये आपका कहाँ पे होता है। और ये क्वेश्चन आपका यारो दानापुर में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका पाचन कहाँ पे होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, जो हमारा दिया जा रहा है एमाइलोप्सिन। क्या दिया जा रहा है, एमाइलोप्सिन दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके कुछ पॉइंट और नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे एक दिया जा रहा है एरेप्सिन दिया जा रहा है, ये एरेप्सिन क्या होता है। तो दोस्तों जो एरेप्सिन यहाँ पे दिया जा रहा है यह क्या होता है, यह छोटी आंत से स्रावित होता है। ये जो एरेप्सिन क्या होता है, ये आपका जो होता है ये छोटी आंत से स्रावित होता है, और ये क्या करता है, क्या ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। यानी जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को किस में बदलता है, ये पेप्टोन्स में आपका बदलता है। और जो यहाँ पे पेप्सिन दिया जा रहा है, ये आपका पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन जो होता है ये अमाशय में स्रावित होता है। ये पेप्सिन कहाँ पे स्रावित होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो पेप्सिन होता है ये कहाँ से स्रावित होता है। तो जो पेप्सिन होता है ये अमाशय से स्रावित होता है, और यह करता है क्या, ये जो प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन को क्या करता है, ये पेप्टोन से बदलता है। जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन को ये पेप्टोन्स में आपका बदलता है, जो पेप्सिन आपका ये होता है। तो ये पॉइंट भी नोट करना हो, आप नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जो खरगोश होता है, खरगोश में दांत कैसे होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ शिलांग में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो जो खरगोश होता है उसमें कैसे दांत होते हैं, उसमें जो दांत होते हैं ये आपके थीकोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं, थीकोडोंट जो दांत होते हैं किसके होते हैं, ये आपके खरगोश के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ यकीन मान चलना उतने मैं क्वेश्चन एग्जाम में पहले करा दूंगा, यानी कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस सारे क्वेश्चन मैं जब भी कराऊँ आप सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, यानी 5 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि वायरस का सजीव कहा जाता है क्योंकि। जो वायरस होता है इसको सजीव क्यों कहा जाता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है।
तो वायरस को सजीव क्यों कहा जाता है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। पहला है इन्हें क्रिस्टलीकृत कर सकते हैं, दूसरा है दिया जा रहा है संख्या में बढ़ सकते हैं, तीसरा है इनमें से विभिन्न कोशिकांग नहीं होते, और चौथा क्या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वायरस को सजीव कहा जाता है, किस लिए सजीव कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका नोट कर लेना क्या होता है, क्योंकि जो वायरस होते हैं इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, सजीव कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, और ये आपको जबलपुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो जीवन की जो उत्पत्ति हुई ये किस काल में हुई थी, तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, प्री कैम्ब्रियन जो हमारा दिया जा रहा है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। कब हुई थी, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों आज जो मैं करा रहा हूँ ये आपका सेट नंबर 1 है, और जो मैं कल कराऊंगा वो सेट नंबर 2 रह गया। मैं डेली आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट कराते रहूंगा ताकि आपको सभी का रिवीजन भी होता है, चाहे आपका बायोलॉजी हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे जी को, सभी का आपका यहाँ पे रिवीजन भी वहाँ पे होता रहेगा। तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि वायरस रोग है, यानी इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से वायरस रोग आपका कौन सा है। जिसे पहला हमारा इन्फ्लुएंजा दिया जा रहा है, ऐसे करके आप 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए जा रहे हैं। तो आपका जो वायरस रोग होता है, वायरस रोग इनमें से कौन सा है, तो जो हमारे पहला दिया गया इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा रोग कौन किससे होता है, ये आपका होता है वायरस से। किससे होता है, वायरस से होता है। और ये क्वेश्चन आपका यारो नागपुर में आपका पूछा भी गया था। यानी इन्फ्लुएंजा किससे होता है, वायरस से होता है। ऑप्शन ए हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट कर लेना, जो हमारा ये इन्फ्लुएंजा होता है इसे जो फ्लू भी कहते हैं। और ये होता है किससे, ये होता है आपका जो मिन्सो वायरस होता है, ये किसके द्वारा होता है, ये आपका जो मिन्सो वायरस होता है ये किससे होता है, जो आपका एक मिन्सो वायरस होता है। मिन्सो वायरस से क्या होता है, आपका इन्फ्लुएंजा आपका यहाँ पे हो जाता है। और एक पॉइंट और नोट कर लेना, जो या इस रोग के जो रोगी होते हैं, जो इस रोग के रोगी होते हैं उनको क्या दिया जाता है, उनको दिया जाता है जो टेरामाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, इत्यादि एंटीबायोटिक्स वहां पे दवा इनको दी जाती है। और एक ऑप्शन जो यहाँ पे आपका दिया जाए डिप्टीरिया, ये आपका डिप्टीरिया क्या होता है, तो इसके कुछ पॉइंट आप नोट कर लेना। सबसे पहले नोट करना ये होता किससे है, जो ये आपका डिप्टेरिया होता है ये किससे होता है, एक पॉइंट ये नोट करना, जो आपका ये होता है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिमा, ये किससे होता है, ये आपका होता है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिमा से, ये नाम एक जीवाणु होता है उससे ये उत्पन्न आपका हो जाता है, जो आपका डिप्टेरिया रोग होता है। और एक पॉइंट और नोट कर लेना, इस रोग का जो रोगी होता है, यानी जिसको ये आपका डिप्टेरिया होता है, वो जब भी सांस लेता है, सांस लेने उसे कठिनाई होती है, यानी सांस जब भी वो लेता है उसे वहां पे पेन होता है, जो आपका डिप्टेरिया जिसको ये रोग होता है। और एक पॉइंट और नोट कर लेना कि जो डिप्टेरिया जिसको हो जाता है उसको कौन सा टीका दिया जाता है, तो इसके लिए जो टीका दिया जाता है वह कौन सा होता है, वह आपका होता है डीपीटी। कौन सा टीका होता है, वह आपका डीपीटी टीका दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो एक टाइफाइड दिया जाता है, टाइफाइड के भी कुछ पॉइंट आप नोट कर लेना। जो ये टाइफाइड होता है ये किससे होता है, तो जो टाइफाइड आपका ये होता है, ये आपका होता है साल्मोनेला एक टाइफोसा नामक बैक्टीरिया होता है। कौन सा होता है, साल्मोनेला टाइफोसा नामक एक बैक्टीरिया से होता है। और इसमें होता है कि यह इसे आंत का बुखार या मियादी बुखार भी कहते हैं। यानी जो आपका टाइफाइड होता है ये किस नाम से फेमस होता है, ये आपका होता है आंत का बुखार हो गया, चाहे मियादी बुखार हो गया, ये इसे टाइफाइड कहा जाता है। और एक पॉइंट और नोट कर लेना कि जहाँ पे एक ऑप्शन दिया जा रहा है हैजा, ये आपका हैजा क्या होता है, तो हैजा क्या होता है, यह पहले जान ये होता किससे है, तो ये जो आपका होता है ये जो एक विब्रियो कॉलेरी नामक एक बैक्टीरिया होता है, एक विब्रियो कैलोरी नामक बैक्टीरिया रोग से यह होता है। और यह रोग जो होता है मक्खियों द्वारा फैलता है। जो हैजा होता है ये किसके द्वारा फैलता है, आपका ये मक्खियों के द्वारा आपका हैजा रोग आपका फैलता है। और इसमें क्या होता है, जो रोगी होता है ना, रोगी को लगातार उल्टी होती एवं दस्त होता है, और हैजा का टीका लगाना चाहिए, तब पानी को उबाल कर पीना चाहिए, इसके ये सोल्यूशन होते हैं। यानी जिसको हैजा हो जाता है उसे काफ़ी उल्टियाँ होती है, और इसका सोल्यूशन या समाधान क्या होता है, इसमें होता है क्या, इसका हैजा का टीका आपको पहली बार तो लगवाना चाहिए। और होना क्या चाहिए, जो पानी को होता है, पानी को जितना हो सके उतना उबाल कर पिया जाता है, तो हैजा में क्या होता है, वहाँ पे राहत मिल जाती है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, वायरस होते हैं, यानी जो वायरस होते हैं ये कैसे होते हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं।
और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में आपका पूछा गया था। दोस्तों जो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो इनके आंसर हैं, सबसे पहले खुद देने का ट्राई किया करें, इसका आंसर आपका क्या हो सकता है। तो वायरस क्या होते हैं, तो वायरस जो होते हैं, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होते हैं, स्वतंत्र जीन होते हैं। यानी जो वायरस क्या होते हैं, ये आपके स्वतंत्र जीन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दूसरे एक दो पॉइंट और नोट कर लेना, जो यहाँ पे लिखा जा रहा है एक कोष की, यानी एक कोष के जीव कौन से होते हैं, तो एक कोष की वैसे जंतु होते हैं जिनका शरीर कैसा होता है, एक कोशिका का बना होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, एक कोष की बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा जो अमीबा होता है, अमीबा क्या होता है, अमीबा जो होता है ये आपका एक कोष की आपका होता है। और ऐसे ही आपका युगलीना भी होता है, और ऐसा ही आपका जो पैरामीशियन होता है वो भी आपका यहाँ पे होता है। ये सारे कैसे होते हैं, एक कोष की आपके हो जाते हैं। और दूसरा एक पॉइंट जो यहाँ पे दिया जा रहा है बहुकोशिकी, ये बहुकोशिकी कौन से जीव होते हैं, वैसे जीव होते हैं जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकी जंतु कहते हैं। जैसे आप ये जान सकते हैं, जैसे मछली हो गया, मछली क्या होता है, मछली आपका बहुकोशिकी आपका हो गया। चाहे जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य भी कौन से आते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, जो मान लो कई कोशिकाओं से बने होते हैं। तो उनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन को हो जाएगा स्वतंत्र जीन, यानी वायरस कैसे होते हैं, वायरस स्वतंत्र जीन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 9 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, और ये आपका जयपुर एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे करा रहे हैं, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। दोस्तों ये मान के चलना कि अगर आप आते हैं, जो मैं 4 जिडारो बता रहा हूँ, यानी जैसे हो गया, एक तो आपका जबलपुर हो गया, और एक आपका लखनऊ हो गया, एक आपका जयपुर हो गया, और एक आपका दानापुर हो गया। दोस्तों अगर आप इन आपके जडारों में आते हैं दोस्तों, तो आपको तैयारी काफ़ी ठीक ठाक करनी होगी, क्योंकि इनकी कट ऑफ इस बार काफ़ी ज़्यादा गई, यानी कि ये मान चलना कि 41 से लेके 42 के बीच इनकी कट ऑफ यहाँ पे रही थी। तो आपको इतना ही टारगेट बना के चलना कि मुझे हर हाल में 40 प्लस क्वेश्चन तो कैसे भी करके करने हैं, तो करने हैं, तभी हमारा सिलेक्शन होने वाला है। और दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बिल्कुल नोट करते चलना, क्योंकि आर्मी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा आपका जो क्वेश्चन होते हैं रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा गया, जो एड्स होता है, एड्स का कारण क्या होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, यानी जो एड्स का कारण क्या होता है, तो एड्स का कारण होता है HTLV3 होता है। क्या होता है, HTLV3 होता है। और यह जो होता है किससे होता है, यह HIV वायरस से होता है। किससे होता है, ये आपका जो होता है HIV वायरस से आपका होता है। ये भी पॉइंट बिल्कुल नोट कर लेना। और दोस्तों कुछ ऑप्शन और जो यहाँ पे दिया है, उनके बारे में कुछ अगर जानना हो तो कुछ पॉइंट और यहाँ पे नोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट आपको, यहाँ पे पहला पॉइंट एक आप ये नोट कर लेना कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, मनुष्य एवं पौधे में रोग उत्पन्न होता है, किससे होता है, यानी जो बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं, इन्हें किसमें रोग उत्पन्न होता है, जो मनुष्य हो गए या पौधे में रोग किससे उत्पन्न होता है, वो आपका बैक्टीरिया से होता है। और एक पॉइंट और नोट करना चाहे आप कर सकते हैं कि शरीर के किसी अंग या तंत्र में सामान्य कार्य ना हो रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम रोग कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि रोग या जो डिसीज होते हैं, डिसीज क्या होते हैं, तो डिसीज क्या होता है, शरीर के किसी अंग या तंत्र में अगर सामान्य कार्य ना हो रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं, डिसीज वहाँ पे हम यहाँ पे बोला जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और चाहे आप नोट कर सकते हैं कि वो जो अनियमित या जो टिश्यू होते हैं, यानी जो हमारे ऊतक होते हैं, ऊतक की जो वृद्धि का कारण से क्या होता है, यानी जब ऊतक में एक वृद्धि हो जाती है, उस कारण से क्या होता है, कैंसर होता है। और शरीर में एक पॉइंट ये नोट कर लेना कि शरीर में कभी कभी जो WCK की संख्या बढ़ जाने के कारण क्या होता है। कभी कभी एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, जो ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर कैसे होता है। एक बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये ब्लड कैंसर होता है, ये ब्लड कैंसर आपका कैसे होता है। तो क्या होता है, इसमें जो WBC होती है, यानी जो WBC होती है, इनकी संख्या क्या हो जाती है, इनकी संख्या जब बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर वहां पे आपका हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लड कैंसर कैसे होता है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, जब हमारे शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर हमें वहां पे हो जाता है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि जो वायरस में होता है, यानी कि वायरस में क्या होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है।
तो दोस्तों इसके कई सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो जो हमारा वायरस होता है, वायरस क्या होता है, पहले ऑप्शन से पूछा जा रहा है डीएनए, दूसरा है आरएनए, और तीसरा है डीएनए या आरएनए, और चौथा है डीएनए या आरएनए। तो इसका राइट नोट कर लेना क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका आया कहाँ पे था, एआर और लखनऊ में। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका दानापुर में भी आपका पूछा जा चुका है, और जयपुर एआर में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। वहां पे सीधा सीधा इतना लिखा था कि वायरस में होता है। तो वायरस में क्या होता है, तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या होता है। उसमें या तो एक होता है, यानी या तो उसमें डीएनए होगा या फिर उसमें आरएनए होगा। दोनों में से केवल एक रहता है, यानी ना तो सिंगल रहता है ना तो डबल रहता है, यानी डीएनए या आरएनए में कोई एक रहता है। ना तो हम ये कह सकते हैं कि हमेशा उसमें डीएनए ही रहता है, ना तो हम ये कह सकते हैं उसमें केवल आरएनए ही रहता है, ना तो हम ये कह सकते हैं डीएनए आरएनए दोनों होता है। उसमें वायरस में होता क्या है, डीएनए या आरएनए, इन दोनों में आपका कोई भी आपका हो सकता है वायरस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों लास्ट में ये जरूर बताना है कि आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने आपके गलत हुए हैं। यहाँ पे अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं आपके बायोलॉजी कर रहे हैं, क्योंकि आपको जब भी एनए का पेपर लगता है वहाँ 15 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के पूछे जाते हैं, यानी 60 नंबर केवल आपकी बायोलॉजी आती है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि बैक्टीरियो जो होता है, ये जो बैक्टीरियोफेज दिया जा रहा है ये क्या होता है। और ये आपका जबलपुर एआरओ में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाता है, ये होता है वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है। यानी जो बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, यह होता है वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है। क्या कहलाता है, वो कहलाता है बैक्टीरियोफेज। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में ये जरूर बताना है कि आपका स्कोर क्या 35 से 36 पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ताकि आप उसी हिसाब से मैं आपकी तैयारी करा सकूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता 13 नंबर आता। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक आपका नहीं पाया जाता, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इनमें से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह हो जाएगा जीवाणु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया गया ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन और चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा एक पॉइंट और नोट कर लेना, कई बार आपके एग्जाम में ये भी पॉइंट आपका पूछा जाता है कि दो जीवों के बीच ऐसे संबंध जिसमें दोनों जीव का लाभ होता है वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है सहोपकारिता कहलाता है। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं जो कवक या एवं शैवाल होते हैं ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ये दोनों मिलकर आपका लाइकेन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे लाइकेन वाला ऑप्शन आ गया, तो मैं इस वजह से ये पॉइंट आपको यहाँ पे नोट कराना चाहता हूँ कि दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिनमें दोनों जीव का लाभ होता है, जिसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सहोपकारिता कहलाता है। और कवक जैसे कि मान सकते हैं जो कवक हो गया, ये शैवाल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ये आपका लाइकेन का निर्माण यहाँ पे करते हैं। यानी ऑप्शन जो हमारा इसमें सी दिया जा रहा है लाइकेन का, ये पॉइंट आपका बनता है। और एक पॉइंट और चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया कि जो लाइकेन होता है, ये आपका जो लाइकेन होता है ये आपका लिटमस पन्ना बनाने के काम आता है। यानी जो लाइकेन होता है ये आपका लिटमस जो पन्ना होता है बनाने के काम आपका आता है। ये भी आप पॉइंट चाहे तो लिख सकते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 14 नंबर आता है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है, उपापचयी एंजाइम वो अनुपस्थित होता है। यानी उपापचयी एंजाइम होता है ये आपका अनुपस्थित होता है। ये कहाँ पे अनुपस्थित होता है ये हमसे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में आपका पूछा जा रहा है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ये उपापचयी एंजाइम किसमें अनुपस्थित होते हैं, ये आपके विषाणुओं में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि बैक्टीरियोफेज में होता है, यानी बैक्टीरियोफेज में होता है। और ये नागपुर एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, उसमें होता है डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए आपका होता है। यानी इसमें जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों एक पॉइंट और चाहे तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि इसका क्या होता है, जो शरीर होता है प्रोटीन्स का बना होता है। यानी जो हमारा दिया जा रहा बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है। और इसका एक पॉइंट ये भी नोट कर सकते हैं, इसका जो शरीर होता है किसका बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है।
यानी जो बैक्टीरियोफेज में होता है क्या डीएनए होता है, और इसका जो बनावट क्या होता है, किसका बना होता है, ये आपका बना होता है किसका, प्रोटीन्स का आपका बना होता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और दोस्तों इसके बाद हमारा एक अगला सेक्शन आता है जो कि हमारा केमिस्ट्री होता है। टोटल आपके 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी पूछे जाते हैं, यानी 60 नंबर की आपकी यहाँ पे केमिस्ट्री आपकी पूछी जाती है। तो ये भी सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। और जैसे हमारा पहला क्वेश्चन आता है 16 नंबर आता है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है, पहले नंबर हमसे क्या पूछा गया कि रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों के दिए जाने वाले अपोहन का प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना कौन सी आपकी होती। और ये क्वेश्चन आपको यारो अंबाला में आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, जो हमारा दिया जा रहा है परासरण, यानी ऑप्शन नंबर सी परासरण हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप जब भी पेपर बैठेंगे कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे भी नजर आएंगे जो काफी बार रिपीट हो चुके हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि बारूद निम्नलिखित का मिश्रण होता है, यानी जो बारूद होता है निम्नलिखित का मिश्रण होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं जो आज क्वेश्चन करा रहा हूँ ये काफी थोड़ा आपको हार्ड यहाँ पे लग सकते हैं कि आपका पेपर अगर काफी हार्ड बनता है तो आपके ऐसी क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप मान चलना 35-36 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत सही चल रही और आपका जो सिलेक्शन होना कंफर्म है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काउंट करते चलना कि आप कितना यहाँ पे स्कोर आपका यहाँ पे हो रहा है। और 17 नंबर में पूछा गया है जो बारूद होता है निम्नलिखित का मिश्रण होता है। तो जो बारूद होता है ये किसका मिश्रण होता है, राइट आंसर इसका नोट कर लेना क्या हो जाएगा, जो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दिया जा रहा है सी, यानी कि नाइट्रेट हो गया, सल्फर हो गया और काठ कोयला हो गया। तो बारूद किसका मिश्रण होता है, ये आपका नाइट्रेट हो गया, सल्फर हो गया और काठ कोयला हो गया, इनका मिश्रण कौन सा होता है, बारूद यहाँ पे होता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लेना, इनका किस अनुपात में होते हैं, यानी ये किस अनुपात में इनका मिश्रण होता है, अनुपात नोट कर लेना क्या होता है, 15:3:2 के अनुपात में इनका जो मिश्रण आपका होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक अगला क्वेश्चन हमारा आता है 18 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ आपका कौन सा। और ये क्वेश्चन आपका यारो जयपुर में आपका पूछा गया था और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर नोट कर लेना, बेंजोइक अम्ल जो हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर लेना है, कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो ये टार्ट्रिक अम्ल होता है ये टार्ट्रिक अम्ल पाया किसमें जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाता है, जो इमली होती है इमली में क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल आपका पाया जाता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, वहां पे टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया जो इमली होता है इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल हमारा वहां पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 19 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि कपड़ों के रंग को विरंजन करने वाला अभिकर्मक कौन सा है, यानी कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक कौन सा। अब ये क्वेश्चन आपका जबलपुर यारों में आपका पूछा भी गया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड दिया जा रहा है ये SO2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जितने पॉइंट आपको नोट करा रहा हूँ ये सारे पॉइंट आप बिल्कुल नोट करते चलना, आपका जब भी एग्जाम वहाँ पे लगेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। तो मैं जितने पॉइंट आपको नोट करा रहा हूँ वो सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है क्या कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन होता है, कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, यह कहलाती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, और मैं डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, अब इसका PDF भी आपको टेलीग्राम या एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहां से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल नोट करते चलना, आप एग्जाम बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 21 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि किसी ठोस वस्तु को गर्म करने पर उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है। और ये क्वेश्चन आपका यारों लखनऊ में आपका पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे
दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? इसका क्या पूछा गया कि किसी ठोस वस्तु को गर्म करने पर उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाना का प्रक्रम जो होता है वह कैसा प्रक्रम कहलाता है? तो कैसा प्रक्रम कहलाता है? ये आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कैसा प्रक्रम कहलाता है? ऊर्ध्वपातन प्रक्रम आपका कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी रासायनिक यौगिक का न्यूनतम संभव इकाई क्या है? किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या होती है? ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। क्या होता है? वह परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु होता है। यानी किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या होती है? वो आपकी क्या होती है? परमाणु होती है। यानी किसी पदार्थ को वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह क्या कहलाता है? परमाणु ही आपका कहलाता है। इसका एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना कि किसी भी पदार्थ को वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह क्या कहलाता है? वह आपका परमाणु कहलाता है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन पॉइंट और लिखना जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है कि आप एग्जाम में यहाँ पे से पूछा जाएगा। तो यहाँ मैं जो पॉइंट लिखाने वाला हूँ ये पॉइंट जरा ध्यान सारे लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप जो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के कुछ पॉइंट आप नोट करना। आप एग्जाम में यहाँ से एक बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये जान लेना जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यह एक ऐसा कण है जो कि परमाणु के चारों ओर किसी कक्षा में चक्कर लगाता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना भाग होता है? एक पॉइंट ये नोट करना पहला कि जो इसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के कितने कौन सा भाग होता है? वह होता है आपका 1840वां भाग आपका होता है। कौन सा भाग होता है हाइड्रोजन का? वह होता है 1/1 यानी 1840वां आपका भाग होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन का। ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करना जो मैं आपको यहाँ पे लिखाने वाला हूँ। यानी इसका जो आवेश कैसा होता है, इसमें कौन सा आवेश होता है? इसमें आपका होता है ऋण आवेश। कैसा आवेश होता है? इसमें आपका होता है ऋण आवेश आपका इसमें होता है। ये भी आप एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करना कि इसकी खोज करता किसने की थी? यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका पॉइंट लिख लेना किसने की थी? वो की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और कब खोज की थी? ये खोज की थी इन्होंने 1897 में इसकी खोज वहां पे की थी। और दूसरा एक पॉइंट और नोट कर लेना, कई बार आपके एग्जाम में पूछते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना होता है। यानी जो इसका द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान आपका कितना होता है? तो द्रव्यमान भी आप इसका नोट कर लेना। द्रव्यमान कितना होता है इसका वह नोट कर लेना। क्या लिख लेना? 9.108 गुणे 10 की पावर -31 kg कितना होता है? वह होता है 9.108 गुणे 10 की पावर -31 kg। इसका आपका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान आपका हो जाएगा। और कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि इसका जो आवेश होता है, आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? तो आवेश भी लिख लेना कितना होता है। वह आपका आवेश हो जाएगा, आवेश लिखना 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। -19 क्या लिख लेना? कूलाम होता है। -19 कूलाम इसका क्या होता है? आवेश आपका होता है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लें जो इलेक्ट्रॉन वाले। कभी आपके एग्जाम जब भी लगेगा ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ बिल्कुल आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद कुछ पॉइंट आप नोट कर लेना। प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के भी कुछ पॉइंट आप बिल्कुल नोट कर लेना। तो इसका सबसे पहले जो प्रोटॉन होता है इसके बारे में कुछ आप जान लेना कि जो प्रोटॉन होती है एक ऐसा कण है जो परमाणु के नाभिक में होता है। ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन आपका होता है। कहाँ पे होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है। और एक पॉइंट और नोट करना, इस पर कैसा धनावेश होता है, यानी इस पर कैसा आवेश होता है। तो जो परमाणु होते हैं, परमाणु में कैसा आवेश होता है? इस पे भी आपका धन आवेश रहता है। और यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना कि जो इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान आपके हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग आपके ये बराबर आपका होता है, जो इनका आपका द्रव्यमान होता है। इसके दो पॉइंट आप बिल्कुल नोट करना जो कई बार आप एग्जाम में पूछते हैं। यानी जो प्रोटॉन होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यानी जो प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन की खोज करता कौन थे? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इसकी खोज पहले लिख लेना। जो प्रोटॉन था इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने, इसकी खोज की थी। ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना। और कब की थी इसकी खोज? की थी 1911 में इसकी खोज की थी।
और इसका जो द्रव्यमान होता है, एक पॉइंट और नोट कर लेना, इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान कितना होता है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो इसका द्रव्यमान नोट कर लेना 1.672 गुणे 10 की पावर -27 kg, ये इसका लिख लेना द्रव्यमान आपका होता है। और एक बार पॉइंट और नोट कर ले, इसको इस पर आवेश कितना होता है, इस पर आवेश कितना होता है, आवेश नोट कर लेना क्या हो जाए, धनावेशित होता है। और 1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम होता है, -19 गुलाम आपका धनावेश इसमें आपका पाया जाता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल एक क्वेश्चन इस बार बनने वाला है। जो यहाँ मैं जितने पॉइंट नोट कराए, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये सारे पॉइंट ध्यान से नोट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ जितने भी पॉइंट आपको बोले हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि जो सिल्वर हाइलाइट का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ शिलांग में आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा क्यों होता है, ये आपके क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। यानी सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है, ये किस वजह से होता है, क्योंकि ये होते क्या, रंगहीन आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 24 नंबर आता है, और ये क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से हमेशा आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जब भी आपका आर्मी एनए का पेपर लगता है। तो यहाँ के जो पॉइंट मैं नोट कराऊंगा, ये भी सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप है, यानी फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप कौन सा है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पालमपुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, पहला तो नोट करना सोडियम थामसेट, यानी जो हमारा सोडियम दिया जा रहा है, सोडियम थायोसल्फेट दिया जा रहा है, इसे यह कर लेना क्या लिखा है, सोडियम थायोसल्फेट। क्या लिखा है, सोडियम थायोसल्फेट जो हमारा यहाँ पे दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक क्या होता है, वह होता है आपका सोडियम थायोसल्फेट आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट और नोट कर लेना, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सोडियम थायोसल्फेट है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रासायनिक सूत्र नोट करना Na2H2O3 इंटू और इंटू का लेना 5H2O। ये किसका रासायनिक सूत्र होता है, ये आपका सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, यानी जो हमारा क्या होता है, सिल्वर हमारा ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है का उपयोग कहाँ पे होता है। तो इसका भी उपयोग कहाँ पे होता है, इसका भी उपयोग आपका होता है फोटोग्राफी में। कहाँ पे उपयोग होता है, इसका भी उपयोग आपका फोटोग्राफी में आपका किया जाता है। ये भी पॉइंट आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और एक पॉइंट और आप यहाँ पे नोट करना, जो हमारा यहाँ पे दिया जा रहा है सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि ये तो आप सिल्वर ब्रोमाइड जो हमारा दिया जा रहा है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका भी एक पॉइंट नोट करना, कई बार आपके एग्जाम में यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का पॉइंट हो गया। और जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट दिया था, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जो सिल्वर नाइट्रेट के बारे में कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कहाँ पे होता है, तो जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, इसका उपयोग जो होता है वह कपड़ों पर धोबियों के द्वारा चिन्ह बनाने में होता है और स्याही में किया जाता है। और मतदान के समय आपने कभी देखा होगा, हम जब चुनाव में जाते हैं, मतदान देने जाते हैं, जो हमारे उंगलियों में एक स्याही लगाई जाती है, और वो स्याही होती क्या है, वो स्याही आपकी सिल्वर नाइट्रेट ही होती है। कौन स्याही होती है, आपकी सिल्वर नाइट्रेट आपकी होती है। और यहाँ पे ये सारे पॉइंट नोट कर लेना कि जो सोडियम थायोसल्फेट होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, और जो हमारा ये सिल्वर ब्रोमाइड दिया गया, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ पे होता है, और ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है। एक कई बार एग्जाम ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया है कि जो मतदाताओं में चुनाव देने जाते हैं, जो हमारी उंगलियों में स्याही लगाई जाती है, वह कौन सी होती है, वह कौन स्याही होती है, वो आपकी होती है सिल्वर नाइट्रेट की स्याही आपकी होती है। और ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो मैं साइड वाले ये ऑप्शन लिखा रहा हूँ, ये सारे ऑप्शन बिल्कुल आप नोट करते चलना। यही ये सारे पॉइंट से आपको क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। जितने मैं पॉइंट नोट करा रहा हूँ, सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वृक्षों के समीप
या उनके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए क्योंकि वृक्ष रात के समय छोड़ते हैं। ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करते हैं, छोड़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं। यानी वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात में नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो वृक्ष जो होते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है, उसमें हमसे पूछा जा रहा है जो हिंगुल दिया गया है, हिंगुल का अशुद्ध अयस्क कौन सा है। और दोस्तों ये जो चार ऑप्शन पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, जो चार ऑप्शन दिए गए, यहाँ से आपका एक ऑप्शन क्वेश्चन इस बार जरूर बनने वाला है। यानी मैं यहाँ से जितने पॉइंट आपको नोट कराऊँ सारे पॉइंट नोट करना, एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आपका यहीं से हो जाएगा। तो जैसे पहले पूछा गया जो हिंगुल का अशुद्ध अयस्क है, तो हिंगुल किसका अशुद्ध अयस्क होता है, इसका राइट आंसर सीधा सीधा नोट कर लेना, किसका अयस्क होता है, ये आपका पारा का आपका अयस्क ये आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो मैं अब पॉइंट आपको नोट का, ये पॉइंट बिल्कुल आप नोट करना। जैसे जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया तांबा, पहले ताना लिखा है लिख लें तांबा, जो पहला दिया गया तांबा यानी कॉपर दिया जा रहा है, इसके कुछ पॉइंट आप नोट करना, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी जो कॉपर होता है, कॉपर का अयस्क कौन कौन से हैं, यानी सबसे पहले ये नोट कर लेना, जो कॉपर होता है इसके अयस्क कौन कौन से हैं, इसके अयस्क बिल्कुल नोट करना। यहाँ से हमेशा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलता है। तो पहला अयस्क नोट करना क्या होता है, वो क्यूप्राइट होता है। पहला नोट कर लेना क्या होता है, जो क्यूप्राइट होता है, कौन सा होता है, क्यूप्राइट आपका होता है। और इसका रासायनिक सूत्र नोट कर लेना क्या होता है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये उसका रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है क्यूप्राइट का। और एक नोट करना कि क्या होता है, कॉपर ग्लांस भी होता है। क्या होता है, एक नोट करना, कॉपर ग्लांस क्या होता है, कॉपर ग्लांस होता है। और इसका रासायनिक सूत्र नोट कर लेना, कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं Cu2S से हम इसे लिखते हैं। और एक और नोट कर लेना, कॉपर पाइराइट, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी जो कॉपर पाइराइट होता है, क्या होता है, कॉपर पाइराइट, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। यानी कॉपर पाइराइट होता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये भी नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, CuFeS2, ये किसका होता है, कॉपर पाइराइट का आपका रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों यहाँ से हमेशा आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तांबा होता है, इसके अयस्क कौन कौन से होते हैं, एक हमारा क्यूप्राइट हो गया, एक कॉपर ग्लांस हो गया, एक कॉपर पाइराइट हो गया। ये सारे किसके अयस्क होते हैं, ये सारे आपके तांबा के आपके अयस्क होते हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक दिया जो लोहा दिया गया, लोहा के भी कुछ पॉइंट आप नोट कर लेना कि जो लोहा होता है तो इसका अयस्क कौन सा होता है। तो लोहे का अयस्क एक नोट करना, जो हेमाटाइट होता है। क्या होता है, एक जो होता है हेमाटाइट होता है, कौन सा होता है, हेमाटाइट, कौन सा होता है, हेमाटाइट होता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी जो लोहा होता है, लोहे का अयस्क कौन सा होता है, वो आपका हेमाटाइट होता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, वह नोट कर लेना, Fe2O3, क्या हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा। और एक और नोट कर लेना, इसका जो अयस्क होता है आपका मैग्नेटाइट होता है। एक कौन सा होता है आपका, जो होता है मैग्नेटाइट होता है, कौन सा होता है, मैग्नेटाइट आपका एक अयस्क आपका इसका होता है। और इसका रासायनिक सूत्र नोट कर लेना, वह क्या होता है, जो आपका Fe हो गया, O3 हो गया, ये किसका होता है, आपका मैग्नेटाइट का आपका ये होता है। ये भी पॉइंट आप बिल्कुल नोट कर लेना। और एक बार कई बार एग्जाम में पूछता है कि जो सिडेराइट हो गया, ये भी इसका अयस्क होता है। एक आपका जो आयरन पाइराइट होता है, ये भी आपका इसका अयस्क आपका हो जाता है। तो जो लोहे के अयस्क, ये सारे पॉइंट नोट कर लें, यहीं से आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। और कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछता है, जो शीशा होता है, शीशा का अयस्क कौन सा है। तो शीशे का एक अयस्क नोट करना, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वह कौन सा होता है, वह आपका होता है गैलेना होता है। कौन सा होता है, वह आपका होता है गैलेना होता है। और इसका रासायनिक सूत्र नोट कर लेना, क्या होता है, PbS होता है। क्या होता है, PbS आपका इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट नोट करते रहना, यहाँ पे एक दो या क्वेश्चन आपको बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएंगे। बस जितने आपका पॉइंट नोट करा रहा हूँ सारे आपके तैयार होने चाहिए। आप ये मान चलो, मैं डेली जो आपको मॉर्निंग में 6 बजे प्रैक्टिस स्टार्ट कराऊंगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका तो रिवीजन होता ही जाएगा, जो आपकी तैयारी चल रही है। और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, वो तो मैं यहाँ पे कराऊंगा। और वहाँ से ये क्वेश्चन आपको तैयार होंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप ये सारे पॉइंट भी लिखते रहना साइड में आप। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 27 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि वैज्ञानिक उपकरणों में पराबैंगनी किरणों को गुजरने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप कौन सा होता है।
तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा क्वार्ट्ज जो कांच दिया जाता है, यानी जो क्वार्ट्ज कांच होता है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो सही ये सारे पॉइंट नोट करते चलना। यहाँ पे कुछ पॉइंट आप नोट करना चाहे कर सकते हैं, जैसे ये सोडा कांच होता है, तो ये सोडा कांच होता क्या है। असल में जो सोडा कांच होता है, ये कांच को क्या कहते हैं, मृदु कांच या इसे सॉफ्ट ग्लास भी कहते हैं। कभी आपने सुना होगा जो सॉफ्ट ग्लास कौन सा होता है, जो हमारा ये सोडा कांच होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सॉफ्ट ग्लास या मृदु कांच भी इसे कहा जाता है। और कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि ये पायरेक्स कांच होता है, ये पायरेक्स कांच क्या होता है, तो इसके बारे में भी आप जान लेना कि जो पायरेक्स कांच आपका होता है, ये आपका सोडियम सिलिकेट एवं बोरोसिलिकेट का मिश्रण होता है। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है, जैसे आपने देखा होगा जो थर्मामीटर होते हैं, तथा जो प्रयोगशाला में आपने देखा होगा जो प्रयोग उपकरण बनते हैं, किसके बनते हैं, वो आपके पायरेक्स कांच के ही बनते हैं। कई बार आपके एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रयोगशालाएं होती हैं, जो लैब होते हैं, उनमें जो वहाँ पे जो बनते हैं, जो वहाँ के सामानें बनती हैं, किसकी बनते हैं, जो वहाँ के उनके उपकरण होते हैं, उपकरण किसके बनते हैं, पायरेक्स कांच के बनते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, यानी 28 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली कौन सी गैस आपकी होती है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका भी पूछा जा चुका है। तो कौन सी गैस होती, वो गैस आपकी होती कौन सी, एथिलीन गैस होती। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। यानी हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, वो आपकी एथिलीन गैस आपकी होती है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु आपकी कौन सी है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा भी गया था। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा जो एल्यूमिनियम दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और लास्ट में आप ये कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताना कि आपके क्वेश्चन 36 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं एग्जाम तक आपके लिए वैसे क्वेश्चन ला सकूँ कि आप जितने मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ अगर आप तैयार करके जाते हैं बड़ी आसानी से 45 प्लस क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस मैं जितने क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ और जो इनके पॉइंट नोट करा रहा हूँ सारे आपके तैयार होने चाहिए। तो एक बार ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन आता है 30 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्राथमिक सोने की शुद्धता कितनी होती है। ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा, जो प्राथमिक सोना होता है इसकी सोने की शुद्धता क्या होती है, वह आपकी होती है 24 कैरेट होती है। क्या होती है वो आपकी, कितनी होती है, 24 कैरेट आपकी होती है। तो राइट आंसर नोट कर लेना, जो हमारा 24 कैरेट दिया गया ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना जो मैं वीडियो बनाता हूँ, यानी आपको कैसे वीडियो चाहिए, कि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए या आपको मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊँ वो कराऊँ, या मैं केवल आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं वो क्वेश्चन कराऊँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। अगर आपको ये लगता है कि प्रैक्टिस स्टडी कराओ या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे पूछे जाते हैं, मैं 50 क्वेश्चन वैसे लेके आऊँ जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, और मैं ऐसे ही लाऊं, यानी कि आपका बायोलॉजी भी कराऊं, फिजिक्स भी कराऊं, केमिस्ट्री भी कराऊं और मैथ भी कराऊं, सारा मैं कराऊं। तो आप कमेंट बॉक्स जरूर बताना कि आप ऐसे प्रैक्टिस स्टडी कराइए, ये सही है। अगर आप ये बोलेंगे टॉपिक वाइज कराओ तो मैं टॉपिक वाइज भी वहाँ पे कराऊंगा। तो लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो मैं आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ 50 क्वेश्चन, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ से जो आपका रिवीजन तो होता ही होता रहता है, और आपको ये भी पता चलता है कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि जैसा पेपर आपका बनता है ना, मैं वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। यानी जैसा पेपर आता है, बायोलॉजी का 15 आता है मैं यहाँ 15 क्वेश्चन कराऊंगा, केमिस्ट्री 15 आते हैं मैं यहाँ 15 क्वेश्चन कराऊंगा, सेम टू सेम मैं ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताना कि मैं कैसे क्वेश्चन आपको कराऊं, तो आपके लिए ज़्यादा सही रहने वाला है। और दोस्तों इसके बाद हमारा आता है फिजिक्स आता है। और फिजिक्स आप जब भी पेपर आपका लगेगा 5 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के पूछे जाते हैं, टोटल आपका 20 नंबर की फिजिक्स यहाँ पे आती है। और फिजिक्स के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से हमेशा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा गया है, यानी कि पूछा जा रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या प्रस्तुतकर्ता कौन थे, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं।
तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके मैं कुछ पॉइंट आपको जरूर नोट कराऊंगा, वो सारे पॉइंट आप बिल्कुल नोट कर लेना। तो सबसे पहले ये जान लेना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा न्यूटन। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, न्यूटन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम था ये न्यूटन द्वारा दिया गया था, और ये नोट करना कि किसी दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता था, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आपका होता है। तो दोस्तों एक ये सूत्र आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा जब आपने इंटर पास की होगी या तैयारी कर रहे होंगे, यानी एफ बराबर नोट कर लेना G/m1 और m2/r²। ये सूत्र आप सभी को याद ही होगा, और यहीं से काफी सारे पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट नोट करना, जो जी है, ये जो यहाँ पे जी दिया जा रहा है, ये जी होता क्या है, ये हमसे पूछा जा सकता है कभी कभी। और यहाँ पे ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, जो जी होता है इसका मान कितना होता है, तो इसका मान लिख लेना कितना होता है, 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। कई बार आपके एग्जाम पूछा जा चुका है कि जी का मान कितना होता है, तो वह होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसका मान आपका होता है। तो दोस्तों कुछ पॉइंट अब मैं जो यहाँ पे नोट करा रहा हूँ, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि एक पहला पॉइंट ये नोट करना कि जो जी होता है, जो जी हमारा यहाँ पे दिया जा रहा है, इसका मान शून्य कहाँ पर होता है, यानी इसका मान शून्य कहाँ पर होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर इसका जी का मान कितना होता है, जी का मान शून्य होता है। ये आपका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जी का मान कहाँ पे शून्य होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाए, केंद्र पर इसका जो मान होता है ये आपका शून्य होता है। और एक पॉइंट और नोट करना, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया कि जी का मान न्यूनतम कहाँ पे होता है। कई बार अगर ये आपसे पूछ लेता है जो जीव का यानी जो इसका मान होता है, जी का मान होता है, न्यूनतम कहाँ पे होता है, यानी सबसे कम कहाँ पर इसका मान आपका होता है, तो जो विषुवत रेखा है, यानी जो आपकी विषुवत रेखा होती है, यहाँ पे जी का मान सबसे कम आपका होता है। तो शून्य कहाँ पे होता है, केंद्र पर शून्य होता है, और सबसे कम कहाँ पे होता है, तो विषुवत रेखा पे इसका मान सबसे कम आपका होता है। और सबसे ज्यादा मान इसका कहाँ होता है, यानी सबसे ज्यादा मान जी का कहाँ पे होता है, ये भी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लेना। यानी कि ध्रुव पर क्या होता है, ध्रुव पर इसका जो मान होता है सबसे ज्यादा आपका होता है। ये दोस्तों सारे पॉइंट आप नोट करते चलना, आपके एग्जाम जब भी जहाँ पेपर देने जाएंगे ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना कि ऊंचाई पर जी का मान क्या होता है, घटता है। यानी आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो जो जी का मान होता है घटता है, और पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर जो जी का मान होता है वो क्या होता है, घटता है। यानी अब ऊंचाई पर भी जाएंगे जी का मान कम होता है, और नीचे भी जाते हैं तो जी का मान आपका कम होता है। और पृथ्वी की सतह पर जो जी का मान होता है सबसे ज्यादा होता है, या जो पृथ्वी की सतह होती है वहां पे जी का मान क्या होता है, सबसे सतह पर क्या होता है, सबसे ज्यादा आपकी होती है। तो ये सारे पॉइंट आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और एक दो पॉइंट और नोट कर लें, कई बार आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि जो ग्रही गति के नियम के खोजकर्ता कौन थे, जो यहाँ पे केपलर दिया जा रहा है, इस वजह से मैं नाम और बता देता हूँ कि जो ग्रही गति के नियमों की खोज किसने की थी, वो की थी केपलर ने। किसने की थी, यानी ग्रही गति के नियम की खोज किसने की थी, वो की थी केपलर ने की थी। ये भी पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिएगा। और कुछ पॉइंट और नोट कर लें, जो गैलीलियो दिया जा रहा है, ये गैलीलियो ने क्या किया था, जो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन की खोज की गई थी, यानी दूरबीन की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने किसकी खोज की थी, दूरबीन की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने की थी। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना है यहाँ पे कि जो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर क्या होता है, जी का मान कम हो जाता है, और गति घटने पर क्या होता है, जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर क्या होता है, जी का मान कम हो जाता है, और घूर्णन गति घटने पर क्या होता है, जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ये भी सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है 32 नंबर आता है। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, और ये क्वेश्चन आपका यारो अंबाला में आपका पूछा भी गया था। दोस्तों यहाँ पे जितने आपके पॉइंट नोट कराओ सारे आप तैयार करते चलो, ये मान चलो मैं उतने क्वेश्चन करा दूंगा, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जो जो क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ और जो जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ सारे आपको तैयार होने चाहिए। इसमें पूछा गया कि पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल इतना दिया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 33 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि
पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है 34 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया है कि किसी पिंड यानी किसी पिंड का जो द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में आपका पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका जो भार होता है किस वजह से आपका भिन्न होता है, तो राइट आंसर नोट करना, इसका क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा का जो मापक होता है, द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा दिया गया पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है, इस वजह से। यानी किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि क्या होता है, पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन वहां पे आपका आया था, जो आप ये क्वेश्चन को दानापुर जडारो में आपका पूछा गया था, वहां ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया था और ऐसा ही ऑप्शन वहां पे दिए गए थे और जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वहां पे माना गया था। तो दोस्तों मैं स्टूडेंट्स वैसे ही क्वेश्चन इस वजह से कराता हूँ, कभी अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ताकि आपको कोई डाउट ना हो ऑप्शन को टिक करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 35 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है किसी पिंड का जो भार होता है, और ये क्वेश्चन का यारो जयपुर में आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जो ये 4 ऑप्शन हमारे दिए गए इनमें क्या आंसर राइट हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम आपका होता है। यानी किसी पिंड का भार कहाँ पर सर्वाधिक होता है, वह आपका ध्रुवों पर सबसे अधिकतम आपका होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे पॉइंट आप नोट बिल्कुल करते चलना, आपको जब भी एग्जाम लगेगा ना यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद हमारा क्या आता है, जो जीके होता है, जीके के आपके 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यानी 40 नंबर की आपकी जीके आपके पेपर में पूछी जाती है। और जीके का जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया कि निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। तो जो हम्पी नृत्य उत्सव होता है ये आपका किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका कर्नाटक राज्य में आपका मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि प्रसिद्ध नर्तक यानी चेमनचेरी कुन्ही रमन नैयर का संबंध निम्न में से किस नृत्य रूप से आपका है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इनका संबंध किससे हो जाएगा, तो राइट आंसर नोट कर लेना, कथकली। किससे हो जाएगा, कथकली से हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में जरूर बताना, जो मैंने यहाँ पे 50 क्वेश्चन कराए हैं इसमें आपका स्कोर क्या जा रहा है। अगर आप यहाँ 35 तक भी कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी सही ठीक ठाक चल रही, आपका एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 38 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि ओडिशा में निम्न में से कौन सी कठपुतली नृत्य किया जाता है। यानी ओडिशा, और कहीं कहीं से ओडिशा बोलते हैं, कहीं ओडिशा बोलते हैं, में निम्न में से कौन सी कठपुतली नृत्य आपका किया जाता है। और ये लखनऊ एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कंधेई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंधेई हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर आता है। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हरियाणा का एक पारंपरिक नृत्य नाट्य है, या निम्न में से कौन सा हरियाणा का एक पारंपरिक नाट्य है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, स्वांग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वांग हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारे 40 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि लावड़ी भारत के निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है। और ये क्वेश्चन आपका दानापुर एआरओ में आपका क्वेश्चन पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो महाराष्ट्र दिया गया ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 41 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। और ये आपका नागपुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो रण उत्सव होता है ये आपका किस राज्य में आपका मनाया जाता है, तो ये आपका गुजरात राज्य में आपका मनाया जाता है। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा।
अगले क्वेश्चन 42 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कर्नाटक का प्रसिद्ध कला रूप है जिसके नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों को संयोजित करने और एक अद्वितीय अनुभव का सृजन किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपको जयपुर यार में आपका क्वेश्चन पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा, यक्षगान, यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आता 43 नंबर आता, इसमें पूछा गया कि निम्न में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना जो हमारा दिया जा रहा है सुआ। कौन सा हो जाएगा, सुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 44 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है, यानी उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा चैत्र महीना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चैत्र महीना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था 45 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यानी कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है और यह त्योहार खाली स्थान में मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपको एआरओ लखनऊ में आपका पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, ये कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं जो 50 क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ, यहाँ पे ये मान चलना मैं डेली जो एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, यहाँ से ये यकीन मान चलना कि आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है वहां से आना। बस मैं जितने पॉइंट उन क्वेश्चनों को लिखाता हूँ सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या होगा, जो हमारा मैथ वाला सेक्शन होता है, मैथ के आपके 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और टोटल मान चलना आपके 20 नंबर की आपकी मैथ भी यहाँ पे पूछी जाती है। तो मैथ में जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट में वहां पे ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो अब ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलो, जो मैं यहाँ पे मैथ के भी क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, और पहले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार आपके थे और हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हमें लग रहा है कि इतना आंसर तो इसमें आएगा नहीं, फिर भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यानी जो टोटल वोट होते कितने, टोटल हमारे 100% होता। हम मान लेते हमारे वोट कितने, 100% हमारे वोट हो गए। अब 2 उम्मीदवार हो गए, यानी एक उम्मीदवार हम मान लेते ये हमारा एक उम्मीदवार हो गया और एक उम्मीदवार हम मान लेते ये हमारा दूसरा उम्मीदवार आपका हो गया। और इसमें दिया क्या जा रहा है, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, यानी 2 उम्मीदवार थे, एक ने मान लो कितने प्राप्त किए, एक ने प्राप्त किए 41%। तो एक ने अगर 41% प्राप्त किया तो जो पहला वाला वो कितना पाया होगा, वो आपका 59% आपका पाया होगा। ठीक है, तो सभी को पता है। और फिर आगे दे रहा मतों से प्राप्त किया, वह 5580 मतों से पराजित हो गया। तो ये कितने मतों से हारे, ये पाए 59 और ये पा रहे 41, तो कितने मतों से ये हार रहे हैं। अगर हम परसेंटेज में अगर देखते हैं तो कितना परसेंट आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पे 18% आ रहा है। यानी अब 59 जैसे हम यहाँ पे 41 घटाए तो 18% आ जाता है। लेकिन यहाँ पे संख्या में कितने बराबर दिया गया, यानी 18% का मान दिया गया हमारा 5580 के बराबर दिया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम एक बराबर कितने बराबर 18 इसे काटेंगे कितना जाएगा, 18 55 भाग कर देंगे, फिर किसे 18 कर देंगे, फिर कितने, तो कितनी बार जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एक बराबर मान चलना 310। कितना हो जाएगा 310। अब ये अगर 1% के मान हमारा आ गया 310 के, तो 100% का मान कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, 310 गुणे 100 के बराबर हमारा हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 31 और 3 जोड़े यहाँ पे हम और जोड़ देंगे, यानी कुल ऑटो की संख्या कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 31,000 आ जाएगी। तो इसका राइट ये 0 कर लेना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 31,000 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन नोट करना, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 47 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि XYZ का औसत भार 35 किलोग्राम है और X और Y का औसत भार 33 किलोग्राम है तथा Y एवं Z का औसत भार 29 किलोग्राम है।
तो y का भार कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन आपका ARO लखनऊ में आपका पूछा जा रहा है। दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, औसत भार होता क्या है, यानी पदों की संख्या, यानी कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर क्या होता है, औसत होता है। औसत ये तो सभी को पता क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, वह होता है पदों का योग, क्या होता है, पदों का योग और बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या बराबर क्या होता है, हमारा औसत के बराबर होता है। अब यहाँ पे जैसे दिया जा रहा है एक्स वाई जेड का औसत भार 35 किलोग्राम दिया जा रहा है, तो इनका योग कितना रहा होगा। अगर तीनों का योग हम जाने योग कितना हो जाएगा, तो औसत जो हमारा दिया जा रहा है यानी 35, जो औसत दिया इसे हम गुणा कर देंगे 3 से। लोग कितने हैं, एक एक्स है, वाई है, जेड है, तो औसत से आप जैसे ही इसे गुणा करते हैं यहाँ से हमारा योग निकल के आ जाएगा। अब जैसे आप 35 गुणे 3 करते हैं तो कितना निकल के आता है, ये निकल के आता है 105 हमारा निकल के आ जाता है। और उसके बाद दे रहा है यहाँ पे आगे दिया जा रहा है एक्स और वाई का औसत भार 33 है, तो यहाँ पे एक्स और वाई का इनका योग कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, इनको हम गुणा कर देंगे, कितने गुणा कर देंगे, यानी कि 33 कर देंगे। जो 33 गुणा जा रहा है इसे हम 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 66 आ जाएगा। और उसके बाद दे रहा है यहाँ पे आगे हम चलते हैं, यानी वाई एवं जेड का औसत भार 29 किलोग्राम दिया जा रहा है, यानी वाई है जेड है, इनका कितना दिया जा रहा है 29 किलोग्राम दिया गया। 29 गुणे हम इसे 2 करते हैं, कितना आएगा, ये आ गया हमारा 29 गुणे 2 कर दो, यहाँ पे कितना आ गया, ये 58 आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें हमें ये बताओ कि वाई जो दिया गया किलोग्राम में कितना उसका भार होगा, यानी y का भार कितना होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कितना भार होगा, सबसे पहले जो इनका योग दिया जाए, इन दोनों का योग निकालो, इनका योग निकाले। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं y कितनी बार आ गया, 2y, दोनों में 2 बार आ रहा है, तो y क्या करेंगे, इसमें हम घटा देंगे। जैसे आप यहाँ पे इसमें घटाएंगे टोटल में ना, तो यहाँ से y का भार होगा वो आपका निकल के आ जाएगा, क्योंकि तीनों का भार कितना दिया गया 105 यहाँ पे हमारा दिया जा रहा है। अब यहाँ पे हमारा केवल y क्या, y 2 बार हो गया, यानी y एक्स्ट्रा हो गया, तो जैसे ही आप घटाएंगे तो एक सिंगल y का मान यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो 66 और जो 58 दिए गए इनका योग कितना होगा, सबसे पहले इनका योग निकालो, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 124। अब इस 124 में आप 105 घटा दो, इस 124 में हम जैसे ही 105 घटाएंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 19। अब यही जो 19 निकल के आ गया यही क्या हो जाएगा, y का भार हो जाएगा। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 48 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो ए है 20 से 40% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि यहाँ पे दिया गया, ये मान लेते ए हो गया, ये हो गया, बी हो गया। यहाँ पे सबसे पहले दिया जा रहा है क्षमता, यानी इनका जो क्षमता का रेशियो दिया जा रहा है, तो क्षमता का रेशियो दिया क्या जा रहा है, जो ए है ये 20 से 40% अधिक कार्य कुशल है, तो बी की अगर क्षमता 100 है तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 140 आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे काटते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटा, यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया, इसे 2 से काटा 5 हो गया, तो इनकी क्षमता का अनुपात कितना आ गया, वो 7:5 हो गया। अब ये बताओ जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उसे कम समय लगेगा, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, तो समय का अनुपात निकाल लेना, इनका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा है, इसकी क्षमता ज्यादा है तो ये समय कम लगेगा, तो समय कितना लगेगा, इनका उल्टा कर लो, तो इसके समय लग जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 7, 5:7 का समय लगेगा। और यहाँ पे दिया क्या जा रहा है, हमने दिया क्या जा रहा है, जो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी हमसे पूछा जा रहा है, और बी अकेला कार्य को 42 दिनों में करता है। तो जो ये बी दिया जा रहा है, बी ऐसे अनुपात में कितने दिन कर रहा है, 7 दिन में कर रहा है, तो 7 बराबर दिया किसके बराबर जा रहा है, 42 के, तो 7 से काटेंगे कितना देगा, 7 छंग 42 हो गया, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5 गुणे 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 30 निकल के आ जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया गया ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 49 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। और ये क्वेश्चन आपका ARO जयपुर में आपका पूछा भी गया था। दोस्तों यहाँ पे दिया क्या जा रहा है, अगर 70 व्यक्ति हैं और काम क्या करें 98 मीटर, तो सबसे ऊपर जो व्यक्ति लिखते हैं और इसमें दीवार को 6 दिन, समय कितना लेते हैं, समय लेते हैं वो 6 दिन लग लेते हैं, और काम कितना करते हैं 98 मीटर, काम कितना किया उन्होंने 98 मीटर काम किया। और बराबर क्या दे रहा है, ये 40 व्यक्ति 12 दिन में, यानी 40 व्यक्ति हो गए
और 12 दिन दिया जाए, और क्या दिया जाए 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम मान लो 100 मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। तो बस इसी x का मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो x बराबर किसके बराबर हो जाएगा, इधर तो ये लिखा रहेगा टोटल, यह 70 लिखा है, गुणे 6 लिखा है और बटे 98 लिखा है। अब ये मान लो तुम्हारा कहाँ पे आ जाएगा, जो x है इसके बराबर आएगा और इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा। इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी x यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा। तो ये यहाँ पे आएगा, मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये नोट करना है 40 गुणे 12 और ये इसका गुणा इससे हो जाएगा, गुणे 98 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा, यानी 70 और गुणे 6। इन सभी को वैल्यू यहाँ पे धीरे जो जो हम मान यहाँ पे कट रहे हैं सभी मान यहाँ पे हम काट लेंगे। उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, जो वैल्यू कटे काट दो, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 0 0 हमारा ये कट जाएगा और 7 इसे काटो, 7 21 7 हो गया, 7 चौक 28 हो गया और यहाँ कितना हो गया, 14 28 हो गया। अब इसे गुणा करो कितना आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हमारा दिया जा रहा है डी यानी 120, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जो आपके मैथ के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, बस थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है आपको करनी पड़ जाए वहाँ पे, तो थोड़ा इतना हार्ड पेपर आपका बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप ये मान चलना कि अगर जो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊँ सारे आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते चलते आप बड़ी आसानी से 45 प्लस क्वेश्चन आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। बस मैं जो डेली आपको प्रैक्टिस सेट आप कराने वाला हूँ, सुबह 6 बजे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, सभी क्वेश्चन यहाँ पे नोट करते चलना है और आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने जैसे कि आप पेपर में बैठे हैं और आपका स्कोर कितना आ रहा है ये आप जरूर चेक करते रहिएगा। और दोस्तों आज की क्लास में हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है 50 नंबर में कि श्रीमान जो होती है सेविंग बैंक खाते में 50,010 जमा किए, 50,010 इन्होंने क्या किया अपने खाते में जमा किया और उसमें साधारण ब्याज की दर से 4% वर्ष से 2.5 पर बाद कितना मिश्रधन मिलेगा, हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक श्रीमान साहब है जिन्होंने सेविंग बैंक खाते में, इसे नोट कर लेना 5,000 है, कितना ही आपका 5 नोट कर लेना कि श्रीमान सेविंग बैंक खाते में 5,000 ये जमा करते हैं और साधारण ब्याज की दर से 4% है, यानी जो साधारण ब्याज दर है वो आपकी 4% वार्षिक है। तो 2.5 वर्ष बाद कितना उन्हें मिश्र धन मिलेगा। तो मिश्र धन कैसे निकालते हैं, जो हमारा इसमें मिश्र धन होता है वो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा मूलधन होता है और क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट भी होता है। तो हमारा जो मूलधन है, मूलधन तो हमें पता है कितना, हमारा मूलधन तो हमें पता ही 5,000 तो हमारा मूलधन है और हमें निकालना है कि क्यों साधारण ब्याज हमें निकाल लेना है और साधारण ब्याज जो हमारा निकलेगा उसे हम मूलधन में जोड़ देंगे, वही हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। तो अब साधारण ब्याज का सूत्र होता है क्या, वो होता है मूलधन और गुणे दर गुणे समय और बटे 100 होता है। यहाँ पे जो 2.5% लिखा आप 2.5% ये भी लिख सकते हैं, 2 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। 2.5% क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/2, इसे हम 2 दंदन 4 और 1 5, इसे हम 5/2 भी लिख सकते हैं। समय कितना हो जाएगा, 5/2 वर्ष हो जाएगा। तो जो यहाँ पे दिया क्या जा रहा है, यहाँ पे एक मूलधन दिया गया, मूलधन कितना है हमारा, वो है 5,000, मूलधन कितना है 5,000 है और दर कितनी है, दर दी जाए 4% दी गई और समय कितना है, समय है हमारा 5/2, 2 तो आ जाएगा नीचे आ जाएगा और पर गुणे कितना 100 यहाँ पे दिया जा रहा है। जो मान कटे काट देते, 2 0 कट गया हमारा, इस 2 से का 2 दूना 4 हो गया और 5 दून 10 हो गया और 50 गुणे 10 करें कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 500 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना आ गया 500 हो गया और मूलधन कितना दिया गया, मूलधन हमारा 5,000 है। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, जो हमारा ब्याज है मूलधन इसे हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 500 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 5500, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 5500 आपका हो जाएगा। तो जो यहाँ पे 5500 जीरो को मिसप्रिंट हो गया, इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना कितना हो जाएगा 5500 आपका बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जब ये क्वेश्चन आपका यारो दानापुर में आपका पूछा गया था, मैंने ये क्वेश्चन खुद देखा था वहाँ पे, तो वहाँ पे जो आपका मूलधन दिया गया था 5,000 ही मूलधन आपको वहाँ पे दिया गया था और जो इसका राइट आंसर वहाँ पे आया था वो आपका 5500 यहाँ पे आया था। तो थोड़ा ये सारा करेक्शन कर लेना कि हो सकता है आपका जब भी पेपर लगे ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे रिपीट होता हुआ देखता मिल जाएगा। और दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आपका स्कोर कितना हुआ
यानी आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने आपके गलत हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों ये खास तौर पे आप जरूर बता रहे कि मैं ऐसी प्रैक्टिस सेट कराऊं या मैं कैसे क्वेश्चन कराऊं जो आपके लिए ज्यादा सफिशिएंट है। वैसे मैं तो यही चाहूंगा, मैं जैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, ये आपके लिए ज्यादा सही रहेंगे। तो यहाँ से आपको होगा क्या, टोटल आपको जो रिवीजन होता रहेगा, आपका बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, जीके, इन सभी का आपका रिवीजन भी हो जाएगा और यह भी पता आपको चलता रहेगा कि आपकी तैयारी कैसे चली। तो कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताना दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ऐसी क्लास में कराऊं कि ना कराऊं, ये भी आप बता दीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।